तो सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। देखिए आज यहाँ पर हम कुछ मैक्रो इकोनॉमिक से कॉन्सेप्ट लेकर यहाँ आपके सामने हाजिर हैं और वो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो या तो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। और आप जब इस पूरे क्लास को देख लेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको एहसास होगा कि वाकई में ये सभी क्वेश्चंस आपके टोटल रिवीजन करा देंगे। तो ये रिवीजन की दृष्टि से भी बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। लेवल अगर क्वेश्चन की बात करें तो वो लेवल आपका टीजीटी का ही होने वाला है। लाइक क्लास को तभी करें जब आपको पसंद आती है, इसलिए टिल द लास्ट तक क्लास में आप बने रहिए। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से ये क्वेश्चंस होने के बाद आपके जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, आपका एग्रीगेट डिमांड, मनी एंड बैंकिंग, नेशनल इनकम, इन सभी से आपका टोटल यहाँ कवर अप हो जाएगा। तो सभी ये क्वेश्चन इन सभी टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इजी से शुरुआत करेंगे हम, बिल्कुल इजी क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक वेरिएबल्स? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टॉक मतलब चर है? तो स्टॉक क्या होता है? स्टॉक आपका वह होता है जिसको मेजर करने के लिए किसी टाइम ऑफ पीरियड की जरूरत नहीं होती है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में जिसको मेजर किया जाता है। और इसमें टाइम पीरियड में मेजर किया जाता है, वो आपका होता है वेरिएबल्स। अब देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट है आपका इनकम। आपको इनकम पॉइंट ऑफ टाइम तो है नहीं, इसके लिए तो आप टाइम देखते हैं कि इनकम कितने साल की बात करें हैं। तो ये क्या है? ये स्टॉक नहीं है। वेल्थ की बात यहाँ पर करें तो वेल्थ, आज वेल्थ आपकी कितनी संपत्ति है, आज आपके अकाउंट में कितना धन है, तो ये सब क्या हो जाएगा? ये तो आपका स्टॉक हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक पॉइंट ऑफ टाइम पर पूछा गया है। सेविंग की बात करें, आपने एक सप्ताह में कितनी सेविंग करी, एक महीने में कितनी सेविंग करी, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी आपका फ्लो हो जाएगा। कंजप्शन की बात करें तो कितना आपने उपभोग किया है एक सप्ताह में, एक महीने में, एक साल में, ये भी क्या हो जाएगा आपका? ये भी आपका फ्लो वेरिएबल होगा। बट ये जो ऑप्शन बी है ये यहाँ करेक्ट होगा, मतलब वेल्थ। तो वेल्थ क्या होगा? मतलब धन संपत्ति। तो धन संपत्ति आपका स्टॉक वेरिएबल होता है। तो ऑप्शन क्या सही होगा आपका? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रियल नेशनल इनकम रेफर टू द नेशनल इनकम मेजर एट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये। वास्तविक राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किस पर मापी गई राष्ट्रीय आय से होता है? तो वास्तविक मतलब रियल नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन वन कॉन्स्ट ऑप्शन ए जो है, देखिए ऑप्शन जो आ रहे हैं जहां छोटे क्वेश्चन है उसके बराबर में ही आ रहा है ऑप्शन ए। तो करंट प्राइस, जो करंट प्राइस होते हैं अगर आप उस पर मेजर करते हैं नेशनल इनकम को, तो वह रियल नेशनल इनकम होती है, या फिर कांस्टेंट प्राइस पर होती है, होलसेल प्राइस पर होती है, या रिटेल प्राइस पर होती है। तो देखिए ये ऑप्शन आपका सही होगा। रियल की अगर बात करी जाए तो कांस्टेंट प्राइस पर। अब ये कांस्टेंट प्राइस कैसे है? जैसे ये चल रहा है 2026, अगर आपको 2026 की इनकम देखनी है, इसको कंपेयर करनी है इनकम को, तो आप किससे तुलना करेंगे? तो आपकी एक फिक्स साल होनी चाहिए, जैसे आप 2012 से कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मूल्य उसके जो प्राइस है वो भी इसी साल के ले रहे हैं, आपकी फिक्स साल नहीं है, तो फिर ये आपकी रियल ना होकर ये नॉमिनल हो जाती है। फिर क्या हो जाती है? नॉमिनल हो जाती है, नॉमिनल नेशनल इनकम। बट यहाँ रियल की बात करें और अच्छी भी यही मानी जाती है। किसी इकोनॉमी का अगर आपको डेवलपमेंट देखना है तो वो इसी पर डिपेंड करती है, यही उसके लिए अच्छी मानी जाती है, रियल नेशनल इनकम। तो रियल नेशनल इनकम आपकी कांस्टेंट प्राइस पर मेजर की जाती है, स्थिर कीमतों पर। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा? बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन टू सेक्टर इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू। तो देखिए अगर एग्रीगेट डिमांड की बात करें, ये द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। अब आप कहेंगे द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कौन सी है? टू सेक्टर इकोनॉमी होती है जिसमें आपका हाउस होल्ड होता है और आपकी फर्म्स होती है। ये होती है आपकी टू सेक्टर इकोनॉमी। एक होती है टू सेक्टर इकोनॉमी विद फिनेंशियल मार्केट, तो इसमें फिनेंशियल मार्केट भी आ जाता है, बैंकिंग भी आ जाती है। और थ्री सेक्टर इकोनॉमी क्या होती है? थ्री सेक्टर इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर तीसरा सेक्टर कौन सा होगा? वो हो जाता है गवर्नमेंट। पहला क्या? हाउस होल्ड, दूसरा फर्म और तीसरा
गवर्नमेंट। अगर फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी की बात करें तो वो हो जाती है हाउस होल्ड, फर्म, हाउस होल्ड हो जाएगा, फर्म हो जाएगा, गवर्नमेंट हो जाएगा, और फोर्थ सेक्टर हो जाएगा आपका फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर क्या हो जाता है, फोर्थ नंबर पर ये आ जाता है। तो ये तो बात हो गई हमारे सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी, थ्री सेक्टर इकोनॉमी, फोर सेक्टर इकोनॉमी। अब यहाँ पर पूछा गया है कि टू सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट जो डिमांड होती है वो किसके बराबर होती है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है आपकी तो एग्रीगेट डिमांड, जो टोटल डिमांड होती है वो आपकी इसके बराबर हो जाती है, वो हो जाती है आपकी। तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका बी सही होगा, ए सही होगा, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज द मोनोपोली ऑफ द इशूइंग करेंसी नोट्स इन इंडिया। पूछा गया है भारत में नोट जारी करने का एकाधिकार किस बैंक के पास है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बता आप इसको याद रखना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास किसकी शक्ति है, इसको शक्ति है नोट जारी करने की। लेकिन 1 रुपए का जो सिक्का जारी करा जाता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल इनकम इज इक्वल टू, तो नेशनल इनकम किसके बराबर होती है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, या नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, या ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, या नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डी, NNPFC। सही आंसर क्या होगा, NNPFC। आप इसको याद रखें, NNPFC क्या होता है कि हमारे हमने मतलब हमारे देशवासियों ने, हमारे जो आपके रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने 1 साल के अंदर कितना गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किया है। तो नेशनल, और वो फैक्टर कॉस्ट पर। तो फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो होता है, यही हमारा क्या होता है, नेशनल इनकम होता है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है टीजीटी लेवल पर, तो आप इसको याद रखें। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट है आपका मैच, आपको लिस्ट दी हुई है और आपको इन दोनों लिस्ट को क्या करना है, मैच करना है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, आपको कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, और कॉन्सेप्ट आपको रिलेटेड टू किससे रिलेट है ये दिए हुए हैं। जैसे CRR दिया हुआ है, कैश रिजर्व रेशो, तो बताना है आपको ये गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड होता है, सेंट्रल बैंक ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मल्टीपलर इफेक्ट होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। तो दूसरा फिजिकल डेफिसिट, ट्रेड सरप्लस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो यहाँ पर देखिए कैश रिजर्व रेशो की अगर बात करें, अगर कैश रिजर्व रेशो की बात करें, तो देखिए यहाँ ये होगा आपका सेंट्रल बैंक ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये CRR को निर्धारित करता है, इन्हें निर्धारित करता है सेंट्रल बैंक ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में ये किया जाता है। अगर बात करें फिजिकल डेफिसिट की, तो फिजिकल डेफिसिट किसमें आती है, गवर्नमेंट बजट में। कौन कौन सी डेफिसिट आती है, प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, और आपकी और रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो ये डेफिसिट किससे आ जाएगा, गवर्नमेंट बजट से मैच हो जाएगा। ट्रेड सरप्लस की बात करें, तो ट्रेड सरप्लस किस में आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में। ये बताता है कि आपका कितना ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या बताता है, जो इन विजिबल गुड्स कितना आया और कितना गया उसका बैलेंस। तो ये तीन का किससे मैच हो जाएगा, डी से। और बचा आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC। तो MPC मल्टीप्लर इफेक्ट दिखाता है, के की वैल्यू का ये इफेक्ट दिखाता है मल्टीप्लर का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इनकी सही मैचिंग क्या होगी, सही आंसर आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके आप मैच कर सकते हैं, हिंदी का भी देख लीजिए। देखिए यहाँ से आपका CRR किससे मैच हो रहा है, ये केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति से। राजकोषीय घाटा किससे मैच हो रहा है, ये आपका सरकारी बजट से। और व्यापारिक अधिशेष किससे हो रहा है, ये व्यापारिक अधिशेष आपका व्यापार संतुलन से, और संतुलन से। और सीमांत उपयोग उपभोग प्रवृत्ति MPC ये हो रहा है आपका इससे, ये सी से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लर के इज फॉर्मुलेट
बी रिप्रेजेंटेड बाय। तो देखिए इसका फॉर्मूला काफी बार पूछा जा चुका है। तो जो निवेश गुणांक होता है इसका सूत्र कौन सा होता है? 1/MPC होता है, या 1/1 - MPS होता है, या 1/1 - MPC होता है, या 1/MPC-1 होता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा आपका सी, 1/1 - MPC करेक्ट आंसर है। ठीक है, लेकिन अगर इसको सेविंग में देना हो एमपीएस में तो फिर 1 नहीं होता, फिर होता 1/MPS। फिर 1 नहीं होता, फिर क्या होता? एमपीएस। तो इसको आप अच्छे से याद कर लें, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट नेक्स्ट आपका डेफिसिट डेफिसिट डिमांड लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। जो निम्नलिखित में से न्यून मांग, डेफिसिट डिमांड, जो डिमांड कम होती है, वो किस स्थिति को जन्म देती है? क्या वो इन्फ्लेशनरी गैप को जन्म देती है, डिफ्लेशनरी गैप को जन्म देती है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को जन्म देती है, या फिर हाइपर इन्फ्लेशन को जन्म देती है? तो सही आंसर यहाँ पर आपका होगा बी, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट को जन्म देती है। तो याद रखना, फुल एम्प्लॉयमेंट किससे आता है? आपका न्यून मांग से। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम किससे आएगा? ये आएगा आपका, इससे आएगा, ये आएगा आपका डेफिसिट डिमांड से। सॉरी सॉरी, इसका आंसर जो होगा वो सही होगा आपका डेफ्लेशनरी गैप। सही आंसर क्या होगा? डेफ्लेशनरी गैप। अच्छा, न्यून मांग की स्थिति क्या होती है, कब होती है ये स्थिति? तो न्यून मांग की जब स्थिति होती है तो रोजगार पूर्ण स्तर पर होता है, ये आप याद रखें। मतलब जब पूर्ण रोजगार स्तर पर समग्र एग्रीगेट डिमांड समग्र एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है तो उसको न्यून मांग कहते हैं। मतलब जो एग्रीगेट आपकी डिमांड है एग्रीगेट सप्लाई से कम है, जितनी सप्लाई हो रही है उससे कम डिमांड है, तो ऐसी सिचुएशन में डिफ्लेशनरी गैप होता है। डिफ्लेशनरी गैप मतलब अस्फीतिकारी अंतराल हो जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ बी सही होगा, ना कि सी। फुल एम्प्लॉयमेंट कब होगा? अच्छा, फुल जो आपका अगर कहें डिमांड को हम सरप्लस डिमांड कहें तो तब क्या होगा? फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। उससे क्या होता है? और फिर इन्फ्लेशनरी गैप आएगा। उससे क्या आएगा? आपका इन्फ्लेशनरी गैप आता है यदि सरप्लस डिमांड है। डिमांड का सरप्लस होगा तो आप फुल एम्प्लॉयमेंट देंगे, ज्यादा से ज्यादा माल बनाएंगे, और जब ज्यादा से ज्यादा माल बना रहे हैं तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा पहुंचेगा, फैक्टर इनकम पहुंचेगी, फिर वो उसको खर्च भी करेगा, तो उनके पास फ्लो मनी फ्लो बढ़ जाता है, और मनी फ्लो बढ़ने से क्या हो जाता है? फिर इन्फ्लेशनरी गैप आ जाता है। तो इसको भी आप याद रखें। वैसे यहाँ पर क्या क्वेश्चन था? न्यून मांग, डेफिसिट डिमांड जो होती है, तो डेफिसिट डिमांड जो होती है वो आपका डिफ्लेशनरी गैप को क्या जन्म देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स? तो यहाँ पूछा गया है डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या है? तो डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या? जीएसटी होगा, कस्टम ड्यूटी होगा, इनकम टैक्स होगा, या सर्विस होगा? तो देखिए ये होगा आपका डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स है इसको आप किसी दूसरे पर नहीं टाल सकते, आपकी इनकम पर आपको ये टैक्स देना होगा। नेक्स्ट है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ कॉन्सेप्ट कंपेयर्ड टू बैलेंस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए मैं कह रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन आपका फुल रिवीजन करा देंगे। तो यहाँ पूछा गया है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज, ये अगर कंपेयर की जाए बैलेंस ऑफ ट्रेड से, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बड़ा होता है, व्यापक होता है, या फिर संकीर्ण होता है, नैरो होता है, या आइडेंटिकल समान होता है, या फिर असंबंध अनरिलेटेड होता है? तो देखिए अगर यहाँ पर बात करी जाए तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी होगा, ब्रॉडर। मतलब आपका ये जो होता है ये व्यापक होता है। क्यों व्यापक होता है? क्योंकि अगर बात करें बैलेंस ऑफ ट्रेड की, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल विजिबल आइटम्स आते हैं, लेकिन वही बात अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर एंड कैपिटल ट्रांसफर इसमें सभी इंक्लूड होते हैं। किसमें सभी इंक्लूड होते हैं? बीओपी में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। और बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल विजिबल गुड्स आते हैं। तो इसलिए बड़ा कौन सा है इनमें, व्यापक कौन सा है? तो व्यापक है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यही पूछा था कि बताइए बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ ट्रेड की तुलना में कैसा है, तो वो
ब्रॉडर है, ठीक है, वो आपका व्यापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरसेक्टरल फ्लो टू डू नॉट इन्वॉल्व मनी आर कॉल्ड। अंतरीय क्षेत्रीय प्रवाह जिनमें मुद्रा शामिल नहीं होती क्या कहलाते हैं? नामात्र प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह, वास्तविक प्रवाह या फिर पूंजी प्रवाह। कह रहे हैं ऐसे इंटरसेक्टरल, इंटरसेक्टर मतलब सेक्टर, अंतर क्षेत्रीय प्रवाह, अंतर क्षेत्रीय प्रवाह। अच्छा, इंटर और इंट्रा का आपको पता होगा। देखिए, इंटर की बात करें जैसे मैं करता हूँ, या कि हमने इंटर, इंटर स्टेट गेम है हमारा। अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, इंटर स्टेट गेम, तो इंटर स्टेट होता है कि अपने स्टेट का दूसरे स्टेट से। और अगर इंट्रा की बात करें तो अपने स्टेट की ही दोनों टीमें, दोनों में मैच हो रहा है, वही यहाँ है। इंटरसेक्टरल बोल रहा है, तो सेक्टरल कैसे है? इंटरसेक्टरल मतलब एक सेक्टर के अंदर नहीं, अलग अलग सेक्टर है। तो कह रहे इंटरसेक्टरल फ्लो दैट डू नॉट इन्वॉल्व मनी। मनी तो इन्वॉल्व है ही नहीं, तो बताइए उसको क्या कहेंगे? नॉमिनल फ्लो कहेंगे, मनी फ्लो कहेंगे, रियल फ्लो कहेंगे, या कैपिटल फ्लो कहेंगे? तो करेक्ट आंसर होगा आपका रियल फ्लो। ये क्या होगा? रियल फ्लो, क्योंकि फ्लो आपके दो होते हैं, एक आपका रियल फ्लो और आपका मनी फ्लो। रियल फ्लो में क्या होता? या तो मनी फ्लो में तो मनी का फ्लो होगा, और रियल फ्लो में क्या होता? गुड्स का फ्लो होता। अब यहाँ कह रहा है कि मनी, और यहाँ मनी का फ्लो है ही नहीं, मनी है ही नहीं, तो फिर क्या होगा? गुड्स होगा। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? रियल फ्लो बोलेंगे। वास्त रियल फ्लो मतलब आपका ये ऑप्शन आ जाएगा वास्तविक प्रभाव, वास्तविक प्रभाव आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स आर कैलकुलेटेड एज इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी। एनआईटी कब आता है? जब आप टैक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, उसमें से आप सब्सिडी को माइनस कर देते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? इनडायरेक्ट टैक्स में से क्या कर रहे हैं आप? सब्सिडी को माइनस कर रहे हैं, तो ये आ जाता है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और क्या यूज होता है इसका? नेशनल इनकम में बहुत बड़ा यूज है इसका। क्या यूज है कि आप यदि इसको ऐड कर देते हैं, अगर आपका एनएनपी एमपी दिया हुआ, एम एम एनएनपी एफसी दिया हुआ है, उसमें आप एनआईटी को ऐड कर देते हैं, तो वो एनएनपी एमपी हो जाता है, मार्केट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट इज ऑल्सो नोन एज। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अचल संपत्तियों के मूल्य ह्रास को इस रूप में भी जाना जाता है। कैपिटल लॉस कहते हैं, या फिर कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल कहते हैं, या कैपिटल गेन कहते हैं, नॉर्मल वियर एंड टियर कहते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन आपका बी होगा, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, मतलब आपने फिक्स कैपिटल मशीन का कितना यूज किया है, तो वो होता है आपका डेप्रिसिएशन। और याद रखना कैपिटल लॉस में क्या आ जाता है? देखिए, डेप्रिसिएशन में तो नॉर्मल वियर एंड टियर आ जाता है, और कंजप्शन फिक्स कैपिटल कंजप्शन आ जाता है। लेकिन अगर कैपिटल लॉस की करें तो यहाँ पर और भी लॉस आ जाता है, जो अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है, जैसे अर्थक्वेक से लॉस हो गया आपका, या फिर आपकी अनएक्सपेक्टेड आपका ऑब्सोलेंस हो सकता है, जो जैसे आपका अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, इस तरह के जो लॉस होते हैं वो कैपिटल लॉस में आ जाते हैं। ठीक है, तो कैपिटल कंजप्शन को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। विच मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ द डबल काउंटिंग। एक डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होती है। डबल काउंटिंग की क्या प्रॉब्लम होती है? जब आप गुड्स को, इंटरमीडिएट गुड्स को भी फाइनल गुड्स मानकर ऐड कर देते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। तो उस मेथड, उसके आपको बचने के लिए दो, यहाँ आपकी जो 12th लेवल का स्टैंडर्ड है, अगर 12th लेवल पर बात करें तो यहाँ पर आपको दो मेथड दिए हुए हैं, जो आप डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। पहला, एक होता है आपका वैल्यू एडिट मेथड, और दूसरा होता है आपका फाइनल गुड्स। तो एक में आप फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड करते हैं, और दूसरा आपका वैल्यू एडिड मेथड। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, वैल्यू एडिड मेथड को यूज करें आप। तो आप केवल वैल्यू एडिड जो हुआ है उसी को लें। वैल्यू एडिड क्या होता है? ए ने बी को माल बेचा, तो ए ने कितना पैसा बढ़ाकर बी को बेचा है, वो बढ़ाकर जो बेचा है वो है वैल्यू एडिशन। फिर बी सी को बेचता है, तो सी कितना फालतू बेच रहा है, कि केवल जो वो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं उसको ही टोटल कर दो, वो क्या हो जाएगा? उससे आप डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से बच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, मनी इज एनीथिंग दैट इज।
मनी मुद्रा वह कोई भी वस्तु हो सकती है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य स्वीकार्य हो, या सोने या चांदी से बनी हो, केवल वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी की गई हो, या केवल विदेशी व्यापार में उपयोग की जाती हो। तो सही ऑप्शन क्या होगा? जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो सही आंसर आपका ए होगा। ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन ये छोटा है तो इसलिए क्या कर दिया है यहाँ पर, ये यहीं पर इसका आंसर भी आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉमर्शियल बैंक इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी थ्रू। जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, वाणिज्यिक बैंक होते हैं, किसके माध्यम से धन की आपूर्ति बढ़ाते हैं? मुद्रा की, नोटों की छपाई। अब देखिए, एक होते हैं वाणिज्य बैंक, एक होता है आपका केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक आपका आरबीआई है, उसको अथॉरिटी मिली हुई है नोट छापने की। तो कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं? ये हमसे लेन देन भी करते हैं, बट हमारा आरबीआई से लेन देन नहीं होता डायरेक्ट। अब यहाँ पूछा गया है वाणिज्यिक बैंक किसके माध्यम से धन की आपूर्ति बढ़ाते हैं? नोट छाप देते हैं ये, या साख सर्जन करते हैं, या सिक्कों की ढलाई करते हैं, या आईएमएफ से बोरोविंग लेते हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आपका, ये क्या कर देते हैं? ये साख सर्जन करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। क्या करते हैं? क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। तो ऑप्शन आपका भी यहाँ पर करेक्ट होगा। साख सर्जन ये करते हैं, उधार देते हैं। उधार ज्यादा से ज्यादा देते हैं तो उससे क्या होता है? मनी की सप्लाई बढ़ जाती है। द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड दैट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द लेवल ऑफ द इनकम इज। कुल मांग, एग्रीगेट डिमांड का वह घटक जो सीधे आय के स्तर पर निर्भर करता है। इसका कुल मांग का, वो क्या होता है? ऑप्शन ए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, या इंड्यूस इंड्यूस्ड कंजप्शन होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, या ऑटोनोमस कंजप्शन होता है। तो यहाँ पर अगर देखें, करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका बी, इंड्यूस्ड कंजप्शन। यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका इंड्यूस्ड कंजप्शन। तो आंसर तो होगा आपका इंड्यूस्ड कंजप्शन, प्रेरित उपभोग। बट प्रेरित उपभोग होता क्या है? देखिए, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आपका एक्सपेंसेस भी उसी तरह से इंक्रीज होता चला जाता है। अगर आपकी 100 इनकम है और आप एक्सपेंस कर रहे हैं आपका 40, तो जैसे इनकम आपकी 150 होती है तो आप अपना एक्सपेंस बढ़ा देते हैं 45। तो ये जो आपने 5 इंक्रीज किया है इनकम बढ़ने से, इसी को आप क्या बोलते हैं? जो आपका इंक्रीज हुआ है खर्च, उसी को आप प्रेरित उपभोग बोलते हैं। तो यहाँ वही पूछा गया था, कह रहे थे कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड दैट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑफ द लेवल ऑफ द इनकम। ऐसा कौन सा कंपोनेंट था जो डायरेक्टली इनकम पर डिपेंड करता है? तो वो है आपका प्रेरित उपभोग। जैसे कि क्या करते हैं, अगर लोगों की इनकम ज्यादा होने लग जाती है तो वो क्या सोचते हैं? फिर अपने खर्चे बढ़ा देते हैं, यहाँ तक कि ये भी सोचने लग जाते हैं कि अब हम खाना घर पर ना खाकर बाहर खाएंगे। तो ये जो आपका एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, इसी को प्रेरित उपभोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एम पी सी 0.8 है, what will be the value of the multiplier? तो मल्टीप्लर की वैल्यू क्या होगी? अब आपको पता है, देखिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। अब यहाँ पर एमपीसी ही दिया है, तो जब आप वन में से माइनस करोगे 0.8 को, तो क्या बचेगा? वो बचेगा आपका 0.2। और 0.2 का जब रेसिप्रोकल करोगे, 1 अपॉन 0.2 हो गया, जब उसको ऊपर करोगे तो पॉइंट के आगे से 0 हटाएंगे और ऊपर आ जाएगा 10, काटेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर आपका? आंसर आ जाएगा आपका 5। तो 5 आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कैसे हुआ ये 5? के का फॉर्मूला, मल्टीप्लर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। अब एमपीसी 0.8 दिया है, तो 1 में से 0.8 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.2। 0.2 से जब 1 को डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द करेक्ट सिचुएशन ऑफ द एक्सी डिमांड, द सेंट्रल बैंक शुड डिक्रीज बैंक रेट, बाय सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट, इंक्रीज कैश रिजर्व रेशो, रिड्यूस मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अत्यधिक मांग, एक्सिस डिमांड की स्थिति को ठीक करने के लिए, जब एक्सिस डिमांड हो जाती है तो उस स्थिति को सही करने के लिए केंद्र बैंक को क्या करना चाहिए? आरबीआई को क्या करना चाहिए? डिक्रीज बैंक रेट, क्या बैंक रेट कम कर देनी चाहिए? बाय सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट, ओपन मार्केट में सिक्योरिटी परचेज कर ले, या बाय कर ले, या
इंक्रीज CRR, CRR को इंक्रीज कर दे या रिड्यूस मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो सही आंसर होगा आपका सी। CRR को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। CRR को इंक्रीज कर देगा तो क्या हो जाएगा, जो सिचुएशन है एक्सिस डिमांड की वो क्या हो जाएगी, वो आपकी करेक्ट हो जाएगी CRR से। देखिए यहाँ पर अगर बात करें डिक्रीज बैंक रेट, बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट होता है जब कमर्शियल बैंक RBI से उधार लेते हैं तो वो किस रेट से ब्याज दे रहे हैं, वो भी लॉन्ग टर्म टर्म के लिए, तो वो होती है बैंक रेट। अब अगर ये बैंक रेट को RBI कम कर देगा तो इससे तो वो ज्यादा लोन लेंगे, और लोन ज्यादा लेंगे तो मार्केट में फिर ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा, पैसा ज्यादा पहुंचेगा तो डिमांड ज्यादा होगी, इसलिए पहला ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा कह रहा बाय सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट, अगर ओपन मार्केट में सिक्योरिटी परचेज करता है RBI तो भी पैसा ज्यादा मार्केट में पहुंच जाएगा। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है कि आपकी कितनी जो आपका कितना गिरवी रखने के बाद सामान कितना आपको लोन मिल रहा है, तो उसको कम कर देगा तो लोन ज्यादा मिलेगा, और लोन ज्यादा पब्लिक को मिलेगा तो पैसा ज्यादा पहुंच जाएगा, और पैसा ज्यादा करना नहीं है तो CRR को इंक्रीज कर देता है। मतलब बैंकों को आदेश दे देता है कि आपको क्या करना है, अपने पास जो रिजर्व है, कैश रिजर्व को ज्यादा रखना है, लोगों को कम लोन देना है। तो इससे क्या होगा, इससे जो एक्सिस डिमांड है वो कंट्रोल हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इज अ, अब डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिस इन्वेस्टमेंट होता है जब गवर्नमेंट अपने शेयर को प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है। जैसे आपने सुना होगा कि सरकार ने लाल किला बेच दिया, तो अपना इन्वेस्ट क्या करी है वो अपने सरकार, अगर उसके पास शेयर है किसी कंपनी के, वो प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है, उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इज अ, तो ये रेवेन्यू रिसीट होगी, कैपिटल रिसीट होगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। देखिए जब वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, तो पहली बात तो यहाँ पर उसको पैसा आएगा जाएगा, आएगा उसके पास पैसा, तो यहाँ रिसीट की बात होगी। एक्सपेंडिचर नहीं है, ये दो ऑप्शन कट गए, अब बचे रेवेन्यू या कैपिटल। अब रेवेन्यू रिसीट होती है जो उसके खर्चे जैसे टैक्स और नॉन टैक्स रिसीट होती है। कैपिटल रिसीट जो उसने कोई सिक्योरिटी परचेज कर की है, या मशीन बेची है, या अपना कोई इन्वेस्टमेंट बेचा है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, कैपिटल रिसीट। उसने अपना इन्वेस्टमेंट ही बेच दिया गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच when the exchange when the exchange rate of the foreign currency rises, जब विदेशी मुद्रा की विनिमय दर बढ़ जाती है तो घरेलू मुद्रा का मूल्य क्या होगा फिर, डोमेस्टिक करेंसी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आपका डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है तो फिर हमारे हमारी मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है, हमें ज्यादा रुपीस देने पड़ते हैं $1 को खरीदने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपोर्ट ऑफ द मशीनरी इज रिकॉर्डेड ऑन द, जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं मशीन का, तो आप उसको डेबिट साइड में कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे करंट अकाउंट में, या डेबिट साइड करंट अकाउंट या क्रेडिट साइड करंट अकाउंट। पहली बात तो ये देखो, ये करंट अकाउंट का मैटर है या कैपिटल अकाउंट का मैटर है। तो देखिए अगर यहाँ बात करें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, तो पहले ये होते क्या हैं? तो ये दो कंपोनेंट होते हैं, ये दो कंपोनेंट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के। किसके होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के, ये दो कंपोनेंट्स होते हैं। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, तो ये होता है एक स्टेटमेंट जो बताता है कि जो हमारे रेजिडेंट्स हैं और रेस्ट ऑफ द कंट्री से एक साल में कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं, उनका रिकॉर्ड होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट्स है, करंट अकाउंट और आपका कैपिटल अकाउंट। करंट करंट अकाउंट में क्या आता है, करंट अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है, ये वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है जो रिलेटेड होते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड टाइम में
कितना गुड्स का इंपोर्ट हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ है, गुड्स और सर्विस का, या यूनिलेटरल ट्रांसफर, उन सब को रिकॉर्ड करता है आपका करंट अकाउंट। अब यहाँ मशीन का हो रहा है तो मशीन में वैसा तो है नहीं कि गुड्स है या सर्विस है, ठीक है। अच्छा, कैपिटल की बात करते हैं, गुड्स तो आ रहा है। अब कैपिटल की बात करते हैं, कैपिटल के कंपोनेंट्स क्या कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट किसको रिकॉर्ड करता है, ये ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है जो रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में हुए हैं, वो भी जिससे चेंज आता है एसेट और लाइबिलिटी में ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द कंट्री या फिर गवर्नमेंट के। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें आपका आ जाता है बोरोविंग एंड लैंडिंग टू अब्रॉड या फ्रॉम अब्रॉड, जो आप उधार ले रहे हैं या दे रहे हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट टू द और फ्रॉम अब्रॉड, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इसमें आ जाता है। वो भी किसमें, आप रियल एस्टेट में कर रहे हैं, जैसे आप किसी देश में जाकर क्या कर रहे हैं, उसके रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आइटम किसके हो जाते हैं, वो हो जाते हैं आपके कैपिटल अकाउंट के। अब आप यहाँ पर एक चीज देखिए, आपसे पूछा है इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, आपसे पूछा है इंपोर्ट ऑफ मशीनरी। तो देखिए ये तो है गुड्स आपका, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि उधार लेना या जाना है, बोरोविंग है या इन्वेस्टमेंट है, ऐसा तो है नहीं। तो ये क्या है, गुड्स है, मशीनरी भी क्या है, गुड्स है। तो ये पहले तो करंट अकाउंट में आएगा। अब यहाँ पर बात ये आती है, करंट अकाउंट में अगर आएगा तो करंट अकाउंट के कौन सी साइड में आएगा। तो देखिए इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो आता है वो, आप इसको याद कर ले या लिख ले, लिखना अच्छा होता है। तो ये आपके डेबिट साइड में आता है। कहां पर आ जाता है, ये डेबिट साइड में आ जाता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स। और एक्सपोर्ट किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड में। आपको गुड्स की बात हो रही है तो ये गुड्स को देखो, अगर आपको गुड्स आ रहा है तो डेबिट और गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो अकाउंट्स में भी होता है। तो आपका यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डेबिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट, मतलब ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is included in the circular flow of income? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में रियल फ्लो, मनी फ्लो दोनों आते हैं, या इनमें से कोई सा एक आता है। करेक्ट आंसर होगा आपका बोथ। देखिए जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है इसमें दोनों आ जाते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में रियल फ्लो भी होता है और मनी फ्लो भी होता है। रियल फ्लो में गुड्स का फ्लो होता है और मनी फ्लो में आपके इन मनी का फ्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Intermediate goods are those goods which are purchased for resale. इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, जो हमने रीसेल के लिए परचेज किया है, या यूज एज अ रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन, या जो प्रोडक्शन में आपने प्रोडक्शन के लिए आपको अभी प्रोडक्शन में यूज करना है, या फिर सी दोनों हो जाएगा, या रेडी फॉर यूज ऑफ द फाइनल कंज्यूमर, या जो फाइनल कंज्यूमर के यूज के लिए तैयार है। सही ऑप्शन होगा आपका ए और बी। बात हुई है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट गुड्स वह होता है जो परचेज या तो रीसेल के लिए किया गया है या रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में यूज होना है। जैसे मैं मिठाई बनाता हूँ और मिठाई बनाने में मैं चीनी खरीदता हूँ, शुगर, तो चीनी मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड्स होगा, पहली बात। या फिर ये तो होगा मुझे प्रोडक्शन में यूज करना है, या दूसरा मैं कंप्यूटर खरीद कर बेचता हूँ, तो मैंने कंप्यूटर खरीदा है बेचने के लिए, तो ये भी क्या होगा मेरे लिए, इंटरमीडिएट होगा। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर अपने यूज करने के लिए खरीद रहा हूं तो ये फाइनल गुड्स होगा। गुड्स आपके दो तरह के होते हैं, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स जो कंजप्शन के लिए तैयार है, इंटरमीडिएट गुड्स जो अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में चल रहा है। इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट गुड्स के भी टाइप होते हैं आपके, उनको भी याद रखना, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और सर्विस। ड्यूरेबल मतलब ऐसे गुड्स जिसकी ड्यूरेशन लंबी होती है, जिसको कई कई साल तक यूज करते हैं, 15 साल, 20 साल, 10 साल, जैसे कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये क्या है, ड्यूरेबल गुड्स। और अगर दूसरे सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जिसको यूज तो एक से ज्यादा बार करते हैं बट 10-15 साल नहीं, 1 साल या 2 साल, जैसे शर्ट पैंट, ये आपका सेमी ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल जिसको कई कई साल तक यूज नहीं कर सकते, आइसक्रीम, केक, चॉकलेट एक ही बार खाई जाती है, फिनिश। और
आपका तीसरा क्या था? सर्विस। सर्विस को आपको पता है वो इंटेंजिबल होती है। तो खैर हमारा यहाँ आंसर था, आपसे पूछा था इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं जो या तो रीसेल के लिए खरीदे गए हैं या प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए खरीदे गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी एट मार्केट प्राइस एमपी किसके बराबर होता है? देखिए, यदि आप जी हटाना चाहते हैं तो आपको, ये ग्रोस है तो आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो ये जी से क्या बन जाएगा? एन, एनएनपी। अब यहाँ हमें एनएनपी की तो बात हो नहीं रही है यहाँ पर। एमपी एफसी में बदलना हो तो हमेशा याद रखना, अगर आप एफसी में ऐड कर देते हैं, यदि आप एफसी में ऐड कर देते हैं एनआईटी तो आपका आ जाता है एमपी। ठीक है। और यदि आपको एन चेंज करना है, नेट, डी से नेट करना है, डी से नेट करना है तो एनएफ आईए आता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब यहाँ देखिए ये जीएनपी पूछ रहा है, जी जी दोनों में है, एमपी एमपी दोनों में है, पीपी दोनों में है। यहाँ पर ये कह रहा है कि एन बताइए, यहाँ क्या आ रहा है आपका? डी आ रहा है। तो डी कैसे हटता है? ये जब हटता है जब आप एन एफ आई ए को ऐड कर देते हैं, मतलब आपने नेट फॉरेन से कितना इनकम किया, कितना कमाया है वो। आपने विदेश से कमाए 10 रुपए, विदेशियों ने और विदेश को जो दिए हैं वो है 6 रुपए। तो 10 में से 6 कम हो गए तो 4 ही तो बचे, ये 4 है आपके एनएफआईए। तो इस एनएफआईए को जब आप ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एमपी में ऐड कर दोगे तो ये बन जाता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन आपका ए सही होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आप इसको टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपको मैच करना है, मैच करना है इनको करेक्टली। ऑपरेटिंग सरप्लस, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, क्या है ये? किस चीज के मेथड है ये? तो ये जो मेथड है ये है आपके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। ये जो तीनों यहाँ पर आपको मेथड दिए गए हैं, ये कौन से मेथड है? ये है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। अब नेशनल इनकम को आपको कैलकुलेट करना है तो आपको देखना है ऑपरेटिंग सरप्लस किस में आता है। पहली बात तो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? ऑपरेटिंग आपका सरप्लस होता है, तो ये होता है आपका रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। मतलब यहां से कितनी इनकम हुई है? नेट, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। आप इसको याद रखें, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन चारों के टोटल को ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। और ये जो यूज किया जाता है ये आपका नेशनल इनकम में यूज किया जाता है, जब आप कौन से मेथड में? इनकम मेथड। किसमें? इनकम मेथड में। इनकम मेथड्स में आप ये देखते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनमें कितना कंपनसेशन मिला है, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है और मिक्स्ड इनकम क्या है। अच्छा, मिक्स्ड इनकम में क्या आता है? जैसे भाई रेंट रॉयल्टी में तो वो आ गया कि आप रेंट से कितना कमा रहे हैं, इंटरेस्ट में आप इंटरेस्ट से कितना कमा रहे हैं, प्रॉफिट के आप एंटरप्रेन्योरशिप कितना कमा रहा है। लेकिन मिक्स्ड इनकम में आ जाता है बाकी, जैसे मोची, धोबी, ठेले वाला, ये कितना अर्न कर रहे हैं देश में। तो ये सब ऑपरेटिंग साइकिल में क्या आएगा आपका? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो एक ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग सरप्लस किस में आता है? जब हम इनकम मेथड को यूज करते हैं। तो पहले का ऑप्शन हो गया बी। पहले का क्या हो गया? बी। दूसरे का बात करें, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब जब एक्सपेंडिचर आ गया तो ये तो फिर तो एक्सपेंडिचर ही मेथड होगा, बिल्कुल सी से मिल जाएगा। और आपका जो वैल्यू ऑफ आउटपुट, मतलब कितना आपने सेल किया है, उसमें से जब आप इंटरमीडिएट कंजप्शन हटा देते हैं कि कितना पैसा लगाया, जैसे आपने सेल तो 100 रुपए की और आपने जो उसमें खर्चा किया था वो आपने 60 रुपए का किया, तो ये 40 रुपए का जो अंतर है ये आपका कहलाता है वैल्यू एडिड। और इस मेथड को बोलते हैं वैल्यू एडिड मेथड, यदि आप नेशनल इनकम निकाल रहे हैं इस मेथड से। तो वैल्यू एडिड मेथड में क्या जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। और ये किसका फॉर्मूला है? ये है आपका वैल्यू एडिड का। वैल्यू एडिड।
देखिए 2 बता रहा हूँ मैं, एक तो हो गया वैल्यू एडिड का फॉर्मूला, दूसरा क्या है वैल्यू एडिड मेथड। तो वैल्यू एडिड मेथड में आपको वैल्यू एडिड चाहिए, और वैल्यू एडिड निकलेगा जब आप वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन को कम कर देंगे। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, कैसे मिला, ए का पहले का बी, दूसरे का सी और तीसरे का ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान से देखें। हाई पावर्ड मनी कंसिस्ट ऑफ, कह रहे हैं उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा कौन सी होती है, उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा कौन सी होती है। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट, इसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी, या करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस कैश रिजर्व, कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, या डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट, या डी करेंसी विद आरबीआई ओनली। तो सही ऑप्शन होगा आपका बी। सही ऑप्शन क्या होगा, बी। याद रखना क्या पूछा है, हाई पावर्ड मनी को पूछा है। हाई पावर मनी में क्या आता है, जो पब्लिक के पास पैसा है वह है। दूसरा, बैंक में जितना भी कैश रिजर्व है वह है। और आरबीआई के पास जो अदर डिपॉजिट्स है वह है। तो आरबीआई का भी लेना है, बैंक का भी लेना है, पब्लिक का भी लेना है। आरबीआई का अदर डिपॉजिट, बैंक का कैश रिजर्व, और पब्लिक का करेंसी, इन तीनों को ऐड करोगे तो इसको बोलेंगे हाई पावर्ड मनी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय, कह रहे अंतिम ऋणदाता का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका सेंट्रल बैंक। किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल बैंक। मतलब आप इसको क्या कहा जाता है, अंतिम ऋणदाता। सबसे बाद में यही पैसा देता है। अगर आपने जमा किया है बैंक में और बैंक भाग जाता है, डूब जाता है, बंद हो जाता है, तो आपका पैसा कहाँ से आएगा, फिर आरबीआई उसको देता है। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट अकर व्हेन, ब्रेक इवन पॉइंट कब होगा, सम विच्छेद बिंदु कब होगा। सम विच्छेद बिंदु मतलब एक ऐसा बिंदु जहां आपको ना लॉस होता हो ना प्रॉफिट होता हो, और वो कब होगा, जब आपकी इनकम कंजप्शन के बराबर हो जाती है। जब आपकी इनकम कंजप्शन के बराबर हो जाती है तो उसको बोलते हैं आपका ब्रेक इवन पॉइंट। वाई क्या है, इनकम, और सी क्या है, कंजप्शन। ठीक है, और आई क्या था, इन्वेस्टमेंट, एस सेविंग। तो वाई इजिकल टू सी अगर है तो इसको बीईपी पॉइंट पर ही सिचुएशन ये बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एमपी एमपीएस इज 0.25, मल्टीप्लर क्या होगा, 2 3 4 5। तो देखिए मैंने इसका फॉर्मूला क्या बताया था, 1/एमपीएस। और सी वाला कैसे था, 1/1 - एमपीसी। लेकिन अब आ गया एमपीएस, तो सीधा 1 को डिवाइड करना है 0.25 से। अब जब 1 रुपए को 25 पैसे से 0.25 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा सीधा 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग डेफ्लेशन और डेफिसेंट डिमांड, ड्यूरिंग डेफ्लेशन या डेफिसेंट डेफिशिएंट डिमांड, which fiscal policy measure is appropriate, increase tax, reduce government spending, increase government spending, surplus board policy। अगर अपस्फीति या न्यून मांग के दौरान कौन सा राजकोषीय नीति उपाय उपयुक्त होता है, करों में वृद्धि कर देनी चाहिए, उससे फिस्कल डेफिसिट को पूरा किया जा सकता है, या सरकारी खर्चों में कटौती कर दी जाए तो न्यून मांग को कम किया जा सकता है, या फिर सरकारी खर्चों में वृद्धि कर दी जाए, या अधिशेष बजट। देखो यहाँ मांग कम है, यहाँ मांग कम है, और जब मांग कम होती है तो वो कम क्यों हो रही है, क्योंकि पब्लिक के पास पैसा कम है।
अब सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे पब्लिक के पास पैसा आ जाए। तो क्या करों में वृद्धि कर दे वो तो, और पब्लिक का पैसा कम हो जाएगा। सरकारी खर्चों को कम कर दे, जैसे ब्रिज बना रही है, डैम बना रही है, इनको कम कर दे, तो भी पब्लिक को रोजगार नहीं मिलेगा, पैसा नहीं होगा। या फिर अपने खर्चों को बढ़ा दे, जैसे डेवलपमेंट्री काम करे, कंस्ट्रक्शन वर्क ज्यादा करे, जैसे आपका रोड ज्यादा बनवाए, ब्रिज ज्यादा बनवाए, तो लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो डेफिसिट डिमांड है, जो डिमांड कम हो रही है मार्केट में, वो और बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, सही होगा कि सरकारी खर्चों में वृद्धि कर देनी चाहिए यदि डिमांड कम है तो। यदि डिमांड कम है तो क्या कर देना चाहिए, सरकारी खर्चों में कम बढ़ोतरी, वृद्धि कर देनी चाहिए। नेक्स्ट, कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल बजट है, कौन सा कैपिटल बजट, उसमें वो क्या आता है, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, या फिर आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, या सब्सिडी और इनडायरेक्ट पेमेंट्स। तो देखिए नाम से ही आ रहा है, कैपिटल बजट, या इसको कैपिटल बजट को या यूनियन बजट को में कैपिटल ही आ जाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट, ये दोनों ही इसमें आ जाते हैं। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सिस्टम, a system that allows the exchange rate to be determined by the market force but with central bank intervention is called। देखिए, जो एक्सचेंज रेट है वो तीन तरह से, आपको थ्री मेथड्स है उसको कंट्रोल करने के। ठीक है, जो उसको निर्धारित करते हैं एक्सचेंज रेट को, वो तीन मेथड है। अब तीन मेथड में कौन कौन से मेथड है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, या मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। और अगर पैक्ड एक्सचेंज रेट की बात करें, तो पैक्ड तो किसको कहा जाता है, पैक्ड तो आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को ही कहा जाता है। तो ये तो दोनों एक ही नाम है। अच्छा, यहाँ पर जो आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और पैक्ड एक्सचेंज रेट दोनों एक ही नाम है, मतलब एक ही सिस्टम है। अब ये सिस्टम में जो पैग है, पैग का मीन्स जो आया है, ये पैगिंग से आया है, PAGGING, पैगिंग। अब पैगिंग होता क्या है, पैगिंग होता है जब हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी को टाइड कर देते हैं, किससे, वैल्यू ऑफ अनोदर करेंसी से, तो उसको बोलते हैं आपका पैगिंग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पैगिंग बोलते हैं। इसमें होता क्या है, फिक्स एक्सचेंज रेट में, इसमें होता है कि आ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट फॉर आ करेंसी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या कर देती है, यहाँ एक्सचेंज रेट फिक्स कर देती है। किससे फिक्स कर देती है, किसी फॉरेन करेंसी से, किसी विदेशी मुद्रा से फिक्स कर देती है, इसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अगर दूसरी की बात करें, दूसरी क्या है आपकी, तो दूसरी है यहाँ पर आपकी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। दूसरी क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक्सचेंज रेट वो डिटरमाइंड होती है, निर्धारित होती है बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, उसमें जो डिमांड है और सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग फिक्स होती है, उसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन होती है। आपकी एक्सचेंज रेट क्या है, वो किसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन होगी, आप आपकी करेंसी की डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। तो ये कौन सी होती है, ये होती है आपकी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। और एक आपकी जो थ्री, जो थर्ड है, ये कौन सी होती है, तो थर्ड है आपकी मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब ये कौन सा सिस्टम है, इसमें जो आपकी करेंसी की जो एक्सचेंज रेट फिक्स की जाती है, वो मार्केट फोर्स फोर्स और सेंट्रल बैंक के इन्फ्लुएंस के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक लिमिट दे दी जाती है कि देखिए यहां तक तो हम देखेंगे, यहां तक तो एक
डिमांड और सप्लाई से देखेंगे। लेकिन आगे वो डिमांड सप्लाई कहाँ तक जा सकती है, एक फिक्स भी बना दी जाती है। तो मैनेज फ्लोटिंग क्या है, दोनों का है इसमें, मतलब दोनों का ही रूप इसमें शामिल है। कौन सा, फिक्स्ड भी और फ्लेक्सिबल भी। फिक्स्ड में क्या था, डेट मतलब एक्सचेंज रेट फिक्स कर दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। फ्लेक्सिबल में क्या था, सप्लाई और डिमांड फिक्स डिटरमाइन करती हैं एक्सचेंज रेट। और मैनेज्ड में क्या था, ये दोनों ही आ जाती है, एक सीमा तक सप्लाई और डिमांड करती है, बाकी कौन करती है, गवर्नमेंट। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, कह रहे हैं एक ऐसा सिस्टम जो एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करता है मार्केट फोर्स के द्वारा, बट विद सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन। सेंट्रल बैंक का भी इंटरवेंशन है, फोर्स तो है ही, साथ में सेंट्रल बैंक का भी इंटरवेंशन है। तो ये कौन सी हो जाएगी, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मतलब ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोनोमस आइटम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट आर ऑल्सो नोन एज। भुगतान संतुलन में स्वायत्ता वस्तुएं को इस रूप में भी जाना जाता है, रेखा के नीचे की वस्तुएं, रेखा के ऊपर की वस्तुएं, क्षतिपूरक वस्तुएं या संतुलनकारी वस्तुएं। तो सही ऑप्शन होगा आपका रेखा के ऊपर की वस्तुएं, अबव द लाइन आइटम। अच्छा, साथ में हमें ये भी देख लेना चाहिए कि ये ऑटोनोमस होती क्या है, ये भी जरूरी है कि यहाँ पर हम ये देख लेते ऑटोनोमस कौन सी होती है वस्तुएं, या ट्रांजैक्शन या आइटम कौन से होते हैं। तो देखिए ये होते हैं ट्रांजैक्शन, क्या होते हैं, ये ट्रांजैक्शन होते हैं ऑटोनोमस। कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं, जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं, जो इनका मोटिव जो होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। प्रॉफिट को बढ़ाने के नियत से जो ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, उनको हम ऑटोनोमस आइटम्स या ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन कहते हैं। और इसी के साथ एक आता है एकोमोडेटिंग आइटम्स। वो क्या होते हैं, उनको बोला जाता है लाइन के नीचे वाले आइटम्स। मतलब वो आइटम्स होते हैं जो अगर ऑटोनोमस से या तो सरप्लस हो जाता है या फिर डेफिसिट आ जाती है, उसको पूरा करने के लिए जो ट्रांजैक्शन किए जाते हैं उनको एकोमोडेटिंग आइटम्स कहते हैं। ठीक है, तो ऑटोनोमस कौन से हैं, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के पर्पज से हुए हैं। और आपके एकोमोडेटिंग कौन से हैं, जो उनकी कमी को या सरप्लस को पूरा करने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, इन्हें ऑटोनोमस को रेखा के ऊपर वाली वस्तुएं आइटम बोलते हैं, और उनको रेखा से नीचे वाले आइटम या वस्तुएं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इंक्लूड्स। तो लीकेज क्या होता है, लीकेज होता है कि जब आप विड्रॉल कर लेते हैं मनी का, क्या कर लेते हैं, विड्रॉल मनी का कर लेते हैं, सर्कुलर फ्लो से पैसा निकाल लेते हैं साधारण शब्दों में। तो लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट, या आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे तो और पैसा लगेगा, वो तो इंजेक्शन हो गया। एक्सपोर्ट, बाहर माल भेज रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंड स्पेंडिंग। तो सही आंसर होगा आपका सेविंग। आप क्या कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, मतलब फ्लो में पैसा नहीं लगा रहे। सर्कुलर फ्लो में आप पैसा नहीं लगा रहे, वहां से निकाल के सेविंग कर रहे हैं। किसके पास वो अलग बात है, लेकिन क्या कर रहे हैं आप, सर्कुलर फ्लो में पैसा नहीं लगा रहे, तो आप क्या कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा आपका, इससे लीकेज बोलते हैं, आय के चक्रीय प्रवाह से रिसाव बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन इज। जो आपने खुद के उपभोग के लिए सेवाओं का उत्पादन किया है, उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, राष्ट्रीय आय से बाहर रखा जाता है, केवल घरेलू आय का हिस्सा है, बाजारी कीमतों पर मूल्यांकित किया जाता है। तो सही ऑप्शन होगा एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम। आप याद रखें, यहाँ तो सर्विस की बात है। अगर गुड्स भी कहे, अगर कहे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन, जैसे किसान क्या करता है, सारी फसल अपनी मार्केट में नहीं बेचता, कुछ अपने उपभोग के लिए भी रख लेता है, तो उसको हम नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं मानते हैं, उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। इसी तरह से यहाँ
माल ना होकर सर्विस हो गया, ठीक है, गुड्स ना होकर सर्विस हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA इज नेगेटिव व्हेन। NFIA कब नेगेटिव हो सकता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो ज्यादा होगा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मतलब जो आपने विदेश से कमाया वह ज्यादा है, और जो विदेश में दिया वो कम है। जो इनकम आपने विदेश से की और जो आपने विदेश में भेजी, उनमें विदेश से आई हुई ज्यादा है, तो ये तो नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि हमने कमाया ज्यादा है। दूसरा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये कम है, जो हमने कमाया है विदेश से वो कम है, बट विदेश में जो भेजा है वो ज्यादा है, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि NFIA का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ये फॉर्मूला, वैसे इसका फॉर्मूला भी आप याद रखें, NFIA होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब विदेश से साधन आए माइनस विदेश को साधन आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम? स्कॉलरशिप, पेड टू द स्टूडेंट, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वेजेस एंड सैलरी। देखिए ये सभी तीनों जो पार्ट होते हैं ये आपके आ जाते हैं बच्चा, ये आपके इनकम मेथड में कैलकुलेट किए जाते हैं। तो ये तो नेशनल मेथड, नेशनल इनकम के मेथड में है। यहाँ पूछा है कौन सा इंक्लूड नहीं किया जाता, तो वो होगा स्कॉलरशिप पेड टू द स्टूडेंट, जो छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति। क्योंकि जो छात्र यहाँ पर छात्रवृत्ति पा रहे हैं, जो छात्रों को स्कॉलरशिप दी जा रही है, वो एक साइड वाला ट्रांजैक्शन कहलाता है, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन कहलाता है। मतलब वो फैक्टर, यहाँ पर फैक्टर सर्विस नहीं दे रहे, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, कुछ प्रोडक्शन प्रोडक्ट नहीं बनाया, जिसके बदले में उन्हें ये पैसा मिल रहा है। तो ये एक तरफा लेन देन होते हैं, और इनको हम राष्ट्रीय आय में नहीं शामिल करते हैं। या एक होती है ओल्ड एज पेंशन, बुढ़ापे में मिलने वाली। तो बुढ़ापे में इनकम तो पेंशन मिल जाती है, कौन सा वो थोड़ी है कि आपने कुछ बेचा है कुछ बनाया है तब मिल रही है, नहीं, वो तो मिल ही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, मनी का जो प्राइमरी फंक्शन है, ये आपका TGT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपका TGT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ये तो प्राइमरी में नहीं आता। मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये आता है, ये आ जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऑप्शन सी सही होगा, मतलब विनिमय का माध्यम। देखिए अगर मनी के फंक्शन की बात करें, प्राइमरी फंक्शन भी होते हैं, सेकेंडरी भी। प्राइमरी में आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा आता है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। ये दोनों आते हैं, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू और मनी ऑफ एक्सचेंज। अब यहाँ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू तो है नहीं, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही आ गया प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या होते हैं? सेकेंडरी के आपके पास लिखे हुए हैं दोनों, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू या ट्रांसफर वैल्यू, ये क्या है? सेकेंडरी में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द लिस्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। यहाँ M1 M3 ये दिए हुए हैं, M1 M2 M3 M4, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिस्ट सेकंड, ये तो लिस्ट फर्स्ट में क्या है? M1 और M3। लिस्ट सेकंड में क्या है? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक, और करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। तो देखिए इसी की बात की थी ना, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट और प्लस अदर डिपॉजिट विद, इसको क्या कहा था? हाई वैल्यूड मनी, हाई पावर वाली मनी कहा था। तो अब इसको मैच कीजिए। देखिए आप ये जो देख रहे हैं ये सब क्या है? ये है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, कि एक समय पर मनी की कितनी सप्लाई हो रही है।
और ऑप्शन देखिए यहाँ पर M1। अब M1 में कौन सी मनी आएगी? M1 में M1 तो हो नहीं सकती, सीधी बात है। तो पहले का ऑप्शन तो बी हो जाएगा। फिर M3 में हो सकती है कि M1 जो M1 में आया प्लस इसमें ओवर एक्स्ट्रा कर दो, टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये होता क्या है? ये होता है मनी सप्लाई किसी पॉइंट, किसी टाइम पर देखना कि मनी सप्लाई कितना है। तो ये M1, M2, M3, M4 ये चार मेजर होते हैं। M1, M2, M3, M4 ये चार मेजर होते हैं। जिसमें M1 में क्या आ जाता है? करेंसी विद पब्लिक। करेंसी और कोइन भी होता है, करेंसी एंड कोइन दोनों। यहाँ जब यहाँ पर करेंसी कह दिया तो कोइन को भी आप ध्यान रखें। करेंसी और कोइन विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, और साथ में डिमांड डिपॉजिट भी कहा? कॉमर्शियल बैंक के पास। और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, इन तीनों को जुड़कर बनता है M1। M2 की बात करें तो M2 में M1 तो होता ही होता है। पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग बैंक में पैसा होता है वो भी इसमें जुड़ जाता है। M3 आपके सामने है ही कि M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक। और अगर बात करें M4 की तो M3 आ जाएगा इसमें। अब M3 आपके सामने है, क्या आ रहा है? M1 और टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक। और इसके साथ क्या नेक्स्ट हो जाएगा इसमें ऐड? वो हो जाएगा टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। अब ये नहीं सेविंग में ही कह रहे हैं, एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, टोटल जितनी भी है सेविंग में। इनको आप अच्छे से याद रखें और आप इसको चारों को जरूर लिख लें, इसको आप चारों। नेक्स्ट देखते हैं। और अगर आपके पास ये नहीं है, हाल तो आजकल गूगल में सब कुछ मिल जाता है, तो आप इनको जरूर कमेंट करें, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी पॉलिसी इंक्लूड, कह रहे मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इंक्लूड मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ओपन मार्केट। ओपन मार्केट ऑपरेशन। जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, उसमें क्या आ जाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन आ जाता है। और क्वालिटेटिव में मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन और राशनिंग ऑफ क्रेडिट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Relationship between consumption C and income Y is called investment function, saving function, consumption function, demand function। तो उपभोग C और Y के बीच जो संबंध होता है वो कहा जाता है आपका उपभोग फलन। उसको उपभोग फलन या फिर कंजप्शन फंक्शन कहते हैं। तो इसका आंसर आपका C हो जाएगा। अच्छा, अगर बात करें कि आपका होता क्या है उपभोग फलन, तो ये ऐसा फंक्शन होता है। ये फंक्शन होता है जो आय के स्तर में बदलाव होने पर लोग अपने खर्च में किस तरह बदलाव करते हैं। जैसे ही आय बदलती है तो किस तरह से खर्च बदल जाता है, इस बात को ये आपका कंजप्शन फंक्शन बताता है। और ये जो अवधारणा थी कंजप्शन फंक्शन की, ये सबसे पहले जो दी गई थी वो जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा दी गई थी। ये भी आप नोट कर लेना, जॉन मेनार्ड कीन्स, इनके द्वारा ये कंजप्शन फंक्शन सबसे पहले दिया गया था। वैसे 1936 में दिया गया था, ये पूछा नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है एक्स आंट इन्वेस्टमेंट मीन्स। प्रत्याशित निवेश, एक्स आंट निवेश का अर्थ है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग अ ईयर, कि एक साल में एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है। या डिजायर्ड और प्लान इन्वेस्टमेंट, कि आप क्या प्लान कर रहे हैं वो होगा। या फिक्स इन्वेस्टमेंट होगा, या अनप्लान इन्वेस्टमेंट होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन। सो प्रत्याशित
का अर्थ क्या है? प्रत्याशित निवेश का अर्थ क्या है? तो एक वर्ष के दौरान वास्तविक निवेश या इच्छित इच्छित या नियोजित निवेश या केवल स्थिर निवेश या अनियोजित निवेश। सही आंसर होगा इच्छित या नियोजित निवेश। ये जो होता है ये आपका होता है कि अनुमानित निवेश कितना होगा पूरे साल में, मतलब ये रियल नहीं होता, वास्तविक नहीं होता। ये होता है कि एक वर्ष के दौरान कंपनियां कितना कितना अपना निवेश करने की योजना बना रही हैं। इसका मतलब ये पूर्व अनुमान ही होता है। ये भविष्य की मांग और लाभ के आधार पर एक पूर्वानुमान लगाया जाता है। प्रत्याशित निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका a situation of inflationary gap. Autonomous aggregate demand needs to be increase. ए ऑप्शन इंक्रीज डिक्री, मतलब स्फीतिकारी अंतराल की स्थिति में स्वायत्त कुल मांग को क्या करने की आवश्यकता होती है? जब इन्फ्लेशनरी गैप आ रहा है तो ऑटोनोमस एग्रीगेट डिमांड को क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, कांस्टेंट रखना चाहिए, डबल कर देना चाहिए। स्फीतिकारी अंतराल की स्थिति में स्वायत्त कुल मांग को क्या करने की आवश्यकता होती है? तो देखिए आंसर होगा आपका जो इन्फ्लेशनरी गैप है उसमें ऑटोनोमस एग्रीगेट डिमांड को हमें कम करना है। क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अब बात आती है कौन सी सिचुएशन होती है? तो ये सिचुएशन होती है आपकी जिसमें मांग, अगर फुल रोजगार फुल फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जो डिमांड होती है वो सप्लाई से ज्यादा हो जाती है। अब जब डिमांड ज्यादा हो रही है इसका मतलब पब्लिक के पास पैसा ज्यादा है, तो इसमें सरकार भी और साथ में केंद्रीय बैंक भी दोनों ही बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। वो इसको कंट्रोल करने के तरीके ढूंढते हैं। अब वो तरीके क्या हो सकते हैं जिसको ये ढूंढते हैं? वो हो सकता है कि ये फिस्कल मेजर्स करें कुछ। जैसे फिस्कल मेजर्स में क्या करती है सरकार? क्या करती है अपने खर्चों को सरकार क्या करती है कि अपने खर्चों में कटौती करना शुरू कर देती है। अपने खर्चों में क्या करती है? कटौती करना शुरू कर देती है और करों को बढ़ा देती है। ठीक है, करों को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। टैक्स बढ़ाएगी तो उससे क्या होगा? पब्लिक ज्यादा टैक्स देगी तो पब्लिक के पास पैसा कम हो जाएगा। पब्लिक के पास पैसा कम होगा तो वो डिमांड भी नहीं करेंगे मार्केट में। तो इस तरह से वो डिमांड को कम करती है। अच्छा, केंद्रीय बैंक जो हमारा आरबीआई क्या करता है? आरबीआई क्या करता है? वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है ताकि जो व्यवसाय से लोन लेने वाले व्यवसायी हैं, जो बिजनेसमैन लोन लेते हैं बिजनेस बैंक से, उन्हें लोन महंगा मिलता है। तो वो बिजनेस उस टाइम पर आगे बढ़ाने से बिजनेस को कतराते हैं, रोकते हैं। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें डिमांड बढ़ जाती है और उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार और क्या करती है? सरकार और बैंक अपने उपाय करते हैं। जैसे ऑटोनोमस एग्रीगेट, तो इसको अगर हो जाती है स्थिति तो इसको हमें कम करना चाहिए, मतलब सरकार को इसे कम करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। ये स्थिति अच्छी नहीं होती। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू, तो देखिए जो फिस्कल डेफिसिट होती है ये किसके बराबर होती है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, या टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। देखिए रेवेन्यू रेवेन्यू तो रेवेन्यू रिसीट में आते हैं, यहाँ पर फिस्कल की बात हो रही है, या फिर इंटरेस्ट पेमेंट। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, टोटल एक्सपेंडिचर। क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर में से आप माइनस कर देंगे यहाँ पर रेवेन्यू रिसीट और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट। अब टोटल एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएंगे? टोटल एक्सपेंडिचर में आपके दोनों तरह के एक्सपेंडिचर आ जाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी। तो टोटल एक्सपेंडिचर जब खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, आमदनी कम हो जाती है, कौन से खर्चे? टोटल कुल खर्चे। और रिसीट भी, अगर रेवेन्यू रिसीट और प्लस नॉन डेप्ट कैपिटल, उधार वाला नहीं, तो अगर वो माइनस हो जाते हैं तो आपकी क्या आती है? फिस्कल डेफिसिट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन आर पार्ट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, या एरर ऑफ ओमिशन।
तो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन किसका हिस्सा है? सही आंसर होगा आपका बी, कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स में क्या आता है? कैपिटल अकाउंट आता है और करंट अकाउंट आता है। तो कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाता है? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन जो है वो किस में आ जाता है? वो कैपिटल रिजर्व में ही, कैपिटल अकाउंट में ही आ जाता है। और आपको वो भी याद होगा जो मैंने बताया था कि इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड में क्या क्या आइटम आते हैं, वो भी आप याद रखिए। इफ $1 शिफ्ट फ्रॉम ₹80 to 85, जो डॉलर था वो 80 रुपीज से 85 हो गया, इट एम्प्लाई डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपीज। अब आप बताइए, इंडियन रुपीज डेप्रिशिएट हो गया है या एप्रिसिएशन हो गया है इंडियन रुपीज में, या रिवैल्यूएशन हो गया है रुपीज में, या कोई चेंज नहीं हुआ है? तो भारतीय रुपये का यहाँ पर क्या हो गया है? पहले देखिए, $1 आपका आता था 80 रुपीज में, 80 रुपीज में। अब आ रहा है, अब आ रहा है 85 में। इसका मतलब ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, ज्यादा रुपए जा रहे हैं, तब $1 मिल रहा है। तो हमारी जो मुद्रा है उसका क्या हो चुका है? वो डेप्रिसिएशन हो चुका है इंडियन रुपीज का। तो आंसर क्या सही हो जाएगा? आंसर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए क्या है कि यहाँ पर रुपीज का क्या हो जाता है कि वैल्यू यहाँ रुपीज की गिर गई है, तभी तो $1 खरीदने में भी इतना पैसा देना पड़ रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही होगा। भारतीय रुपये में मूल्य ह्रास हो जाता है, उसका रुपया कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंजेक्शन इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इंक्लूड्स, आय के चक्रीय प्रवाह में भरण, अंतरण, अंत क्षेपण शामिल है। तो देखिए, इंजेक्शन क्या होता है? इंजेक्शन होता है इन्वेस्टमेंट बढ़ाना। ठीक है, सर्कुलर फ्लो में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। टैक्स, अगर आप टैक्स दे रहे हैं, टैक्स की बात हो रही है, तो क्या उसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इंक्लूड होगा? इंपोर्ट्स होगा, या एक्सपोर्ट से होगा, या सेविंग से होगा? देखिए, यहाँ पर सही ऑप्शन होगा आपका एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट्स क्या हो जाता है? एक्सपोर्ट हो जाता है आपका इंजेक्शन। एक्सपोर्ट क्या हो जाता है आपका? इंजेक्शन हो जाता है। ठीक है, एक्सपोर्ट से आप क्या कर रहे हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में गुड्स निकाल रहे हैं। तो देखिए, इंजेक्शन और इसका एक दूसरा नाम होता है लीकेज। दोनों ही टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं इकोनॉमिक्स में, आप इनको याद रखें। इंजेक्शन क्या होता है? अगर इंजेक्शन की बात करें, वो होता है अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में धन का जोड़ना, ऐड करना धन। और अगर लीकेज की बात करें तो ये होता है, लीकेज होता है कि धन को अर्थव्यवस्था से बाहर निकालना। अब आप एक बात बताइए, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उससे पैसा आएगा या जाएगा? तो पैसा आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? इंजेक्शन बोलेंगे बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पैसा अर्थव्यवस्था में आ रहा है एक्सपोर्ट करने से। और अगर आप इंपोर्ट करोगे तो उससे क्या होगा? पैसा जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका फिर लीकेज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट से क्या होगा? एक्सपोर्ट से होगा कि आपकी अर्थव्यवस्था में पैसा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेट कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन। ऑप्शन ए ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन, ऑप्शन बी ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन माइनस डेप्रिसिएशन, ऑप्शन सी ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन माइनस टैक्सेस, ऑप्शन डी इन्वेस्टमेंट प्लस सेविंग। तो देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका, अगर आपको ग्रॉस से नेट पर जाना है तो आप क्या करते हैं? ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए आप डेप्रिसिएशन को कम करते हैं। अब यहाँ देखिए, नेट कैपिटल फॉर्मेशन कब आएगा? जब आप ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को कम करोगे। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ आ रहा है? बी ही आ रहा है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में से बी में क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन को कम किया जा रहा है। तो ये क्या, ये नेशनल इनकम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखें। ग्रॉस हटाना हो तो आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और ग्रॉस लगाना है तो डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
NDPFC इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या नेशनल इनकम प्लस NFIA, या GDP MP माइनस NIT। अब देखिए यहाँ पर आप एक बात देखिए, ऑप्शन को मैं इसी से ट्राई करता हूँ। देखिए यहाँ कह रहा है NDPFC किसके बराबर होता है। तो पहली बात, आप यहाँ देखिए नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम तो आपकी जो होती है वो तो आपकी क्या होगी, नेशनल इनकम होगी आपकी NNPFC। क्या होती है NNPFC, तो यहाँ NNPFC तो आ रही है, ये तो इसमें है नहीं, ये तो डी आ रहा है। ठीक है, दूसरा इसमें से NFIA करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा फिर, तो फिर तो ये गलत ही हो जाएगा। खैर, नेक्स्ट नेशनल इनकम में NFIA करेंगे तो ये क्या हो जाता है, तो अगर हटा दे तो ग्रोस बन जाती है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, NFI का रोल क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, NFIA का रोल होता है कि अगर आपकी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो आपने अपने देश में कितना, आपके देश में कितना गुड्स एंड सर्विस बना, वो तो होगी आपकी इनकम देश की। लेकिन अगर हम ये देखें विदेशों से भी कितना हुआ है अर्न, तो वो हो जाता है विदेश में नेट कितना कमाया, विदेश में कितना भेजा और कितना आया, उन दोनों के अंतर को बोलते हैं NFIA। तो जब आप नेशनल इनकम मतलब पूरी दुनिया में जो भी हमने अर्न किया है उसमें से आप NFIA हटा देते हो, तो क्या आ जाता है, NDPFC आ जाता है। देखिए ऑप्शन आपका ए ही सही है। अब आप कहेंगे और आगे क्यों सही नहीं है, और ऑप्शन जैसे NIT, तो NIT को हटाने से केवल MP और FC में ही चेंज होता है, और डेप्रिसिएशन को हटाने से ऐड करने से केवल G और नेट, शुरू में G और N में ही चेंज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, चलो अगर इसको देखें हम, हो सकता है ये भी हो, क्योंकि यहाँ D कह रहा है, अब यहाँ पर क्या आ गया, N आ गया, तो डेप्रिसिएशन हटाएंगे तो एन आ जाएगा, लेकिन ये एन दूसरा भी तो एन आ रहा है, और यहाँ बीच में क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन ए ही आपका सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम को मेजर करने का कौन सा मेथड नहीं है, प्रोडक्ट मेथड होता है, इनकम मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है, मैट्रिक्स मेथड होता है, फिर कौन सा मेथड नहीं होता, तो ये होता है आपका मैट्रिक्स मेथड नहीं होता। प्रोडक्ट मेथड भी होता है, लेकिन कौन सा नहीं होता यहाँ पर, मैट्रिक्स मेथड जो है आपका ये नहीं होता है, तो ऑप्शन आपका ए ही सही हो जाएगा। उत्पाद उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ स्टेचुरी liquid ratio SLR requires commercial bank to keep specified percentage of their deposits in the form of liquid asset, only cash with RBI, foreign exchange reserve, शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनीज। तो कह रहे हैं कि जो ये वैधानिक तरलता अनुपात है, इसके तहत वाणिज्य बैंकों को अपनी जमा राशि का एक निर्देशित प्रतिशत किस रूप में रखना अनिवार्य होता है, किस रूप में अनिवार्य होता है। वैसे ये होता क्या है ये तो आपको क्लियर है। तो जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक होते हैं, वो अपने पास जो भी उनके पास जमा होती है, जमा राशि होती है, उसका न्यूनतम प्रतिशत कितना अपने पास रखेंगे, उसके बाद ही वो लोन दे सकते हैं, ऋण दे सकते हैं अपने ग्राहक को। तो वो जो 1% अपने पास रख लेते हैं, और वो भी किस रूप में होता है, वह नगद के रूप में, सोने के रूप में, या सरकारी प्रतिभूति सिक्योरिटी हो सकती हैं। तो 1% ये बैंक अपने पास रख लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, SLR बोलते हैं। क्यों रखते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, देखिए ये रखा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आदेश अनुसार। वो इसको जो आपकी इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी है, उसको कंट्रोल करने का उसके पास एक टूल्स है। अगर वर्तमान दर की बात करें यहाँ SLR कितना है, तो वो 18% है भारत सरकार का, ये भी आप याद रखें। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका ए यहाँ करेक्ट होगा। SLR किस रूप में रखा जाता है, लिक्विड एसेट में, लिक्विड एसेट गोल्ड, कैश, या आपकी अप्रूव्ड सिक्योरिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी मीन्स स्पीड एट अ विच करेंसी नोट आर प्रिंटेड। मुद्रा के चलन वेग का क्या अर्थ है? वह गति जिस पर मुद्रा नोट छापे जाते हैं, या एक वर्ष में मुद्रा की एक इकाई जितनी बार हाथों हाथ बदलती है, या डिजिटल लेन देन की गति, या धन की पूर्ति। सही आंसर होगा आपका बी। नंबर ऑफ टाइम अ यूनिट ऑफ मनी चेंज हैंड इन द ईयर, ये होती है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुद्रा के चलन वेग का क्या अर्थ है? तो ये होता है कि एक वर्ष में जो मुद्रा है कि एक इकाई जितनी बार हाथों हाथ बदलती है, कितने हाथों में को वो निकलती है। नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट मनी चेंज हैंड इन अ ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एपीसी जीरो, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। इफ एपीसी इज इक्वल टू 0.6 एंड देन एपीएस विल बी, तो एपीएस क्या होगा? याद रखो एपीसी और एपीएस दोनों मिलकर एक होता है। अब एक में से आपने 0.6 माइनस करना है, तो क्या बचेगा? 0.4 बचेगा। क्या होता है ये? तो ये होती हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। तो अगर 1 में से आप इसको माइनस करेंगे तो आपका क्या बच जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 0.4। नेक्स्ट, इन द कैंसियन मॉडल में अगर बात करें कैशियन मॉडल की, तो इफ एग्रीगेट डिमांड एडी एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई, अगर जो सिंपल आप बोल लो, अगर डिमांड एक्सीड्स हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, किससे? एग्रीगेट सप्लाई से, तो कह रहे हैं इस सिचुएशन में क्या होगा? इन्वेंट्री फॉल एंड आउटपुट इंक्रीज, इन्वेंट्रीज राइज एंड आउटपुट डिक्रीज, प्राइस फॉर इमीडिएटली, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेस। तो क्या होगा? माल सूची घटती है और उत्पादन बढ़ता है, या माल सूची बढ़ती है और उत्पादन घटता है, या कीमतें तुरंत गिरती हैं, या रोजगार घटता है। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, मतलब जितने आप सप्लाई कर रहे हैं उससे ज्यादा डिमांड है। तो देखिए ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? जो आपकी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री मतलब जो आपका स्टॉक है, जो माल बचा हुआ है, आप उसको बचाएंगे नहीं। आप सोचेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सप्लाई वैसे ही कम पड़ रही है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको ज्यादा से ज्यादा निकालेंगे, मतलब अपने पास नहीं रोक के रखेंगे इन्वेंट्री को। तो इन्वेंट्री तो घटेगी, वहां इन्वेंट्री तो कम हो जाएगी, लेकिन साथ में क्या होता? आउटपुट इंक्रीज हो जाती है, जो आप माल बाहर ले जा रहे हैं वो आपका बढ़ जाता है। तो आप याद रखें, इन्वेंट्री आपकी इन्वेंट्री तो आपकी क्या होगी? कम हो जाएगी, और आपकी उत्पादन बढ़ता है। ऑप्शन आपका ए ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग पॉलिसी मेजर विद दियर करेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। अब देखें यहाँ पर पॉलिसी दी हुई है, जैसे आपको क्या क्या दिया हुआ है? इंक्रीज इन द बैंक रेट। अब बैंक रेट में बैंक ने आरबीआई ने इंक्रीज कर दिया, या डेफिसिट फिनेंसिंग कर दिया। अब ये डेफिसिट फिनेंसिंग क्या है और बैंक रेट क्या है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बैंक रेट क्या है? यदि कॉमर्शियल बैंक बैंक से लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेते हैं, मतलब पैसा उधार लेते हैं, तो जिस रेट से आरबीआई इंटरेस्ट लेता है उस रेट को बैंक रेट कहते हैं। और अगर शॉर्ट शॉर्ट टर्म के लिए उधार लेते हैं यही बैंक, तो तब जो रेट होती है तो वो होती है आपकी रेपो रेट। वो रेपो रेट होती है और ये है बैंक रेट। कौन उधार ले रहा है? कॉमर्शियल बैंक। किससे उधार ले रहे हैं? बैंक रिजर्व बैंक से। अब रिजर्व बैंक जितना भी इंटरेस्ट जिस रेट से ले रहा है वही रेट क्या है? बैंक रेट। दूसरा डेफिसिट फिनेंसिंग क्या होती है? अगर देखिए घाटा हो जाता है, डेफिसिट आती है बजट में, सरकार अगर डेफिसिट पूरा करना चाहती है तो उसके लिए एक टूल्स जो है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग भी होता है। अब ये डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? इसमें जो आरबीआई है वो नए नोट जारी करता है, मुद्रा को और जारी करता है, जबकि इसको अच्छा नहीं माना जाता है इस टूल को। तो अब यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कर्ब इन्फ्लेशन एक्सिस डिमांड। तो इससे इंक्रीज इन द बैंक रेट से क्या होगा? कर्ब हो जाती है इन्फ्लेशन या एक्सिस डिमांड।
दूसरा डेफिसिट फाइनेंसिंग, स्टिमुलेटिंग इकोनॉमी, डेफिशिएंट डिमांड। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ? जल्दी से मैच लगाकर बताइए। तो ये आपका सही ऑप्शन होगा ए। ऑप्शन ए सही होगा। देखिए ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हो तो देखिए यहाँ है ऑप्शन ए। मतलब ए का ए और दो का दो। तो आप देखिए ए का ए मतलब इंक्रीज इन बैंक रेट। बैंक रेट से क्या होगा? इन्फ्लेशन या एक्सेस डिमांड की कंडीशन को कंट्रोल किया जा सकता है। और डेफिसिट फाइनेंसिंग के क्या होता है? ये स्टिमुलेटिंग होता है इकोनॉमी को, ये डेफिसिट डिमांड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट अकर व्हेन। अब रेवेन्यू राजस्व घाटा कब होता है? राजस्व घाटा होता क्या है? अगर सरकार की रेवेन्यू रिसीट जितनी भी हैं वो कम रह जाती हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, मतलब खर्चे ज्यादा हो जाते हैं रेवेन्यू वाले और इनकम कम हो जाती है, तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये कब होगी? और यही ऑप्शन पूछ रहा है, ऑप्शन भी यही दे रहा है। जब टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल की तो बात होती नहीं है, टोटल की तो बात फिस्कल में हुई थी या कैपिटल में कैपिटल की बात हुई थी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं रेवेन्यू रिसीट से। तो देखिए ऑप्शन दे रखा है आपको सीधा। ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि जब आपकी रेवेन्यू रिसीट ज्यादा हो जाती है रेवेन्यू रिसीट से, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए रेवेन्यू रिसीट से। ये आपको ध्यान रखना है। जो ज्यादा होता है उसकी तरफ को मुंह खोल देते हैं इस साइन का, ग्रेटर देन। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड। जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है इसको और क्या कहा जाता है? देखिए एक तो पैक्ड था। पैक्ड किसको कहते थे? एक फ्लोटिंग था, एक गोल्ड स्टैंडर्ड था, एक फिक्स रेट था। तो जो पैक्ड था वो तो फिक्स को बोलते थे। पैक्ड किसको बोलते थे? फिक्स को बोलते थे। तो यहाँ फ्लेक्सिबल को तो कहेंगे नहीं। तो फ्लेक्सिबल का दूसरा नाम होता है फ्लोटिंग। क्या होता है? फ्लोटिंग। तो फ्लोटिंग किसका है? फ्लोटिंग फ्लेक्सिबल का ही एक दूसरा नाम है। और पैक्ड एक्सचेंज सिस्टम किसका है? ये है आपका फिक्स रेट सिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय द सेंट्रल बैंक टू कवर डेफिसिट सरप्लस इन ऑटोनोमस आइटम आर। तो कह रहे वो ट्रांजैक्शन। तो देखिए ऑटोनोमस मैंने पहले भी बताया था ये कौन से आइटम्स होते हैं, ये कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं। तो ये वो ट्रांजैक्शन होते हैं जो किसी दूसरे देश में किए जाते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए। तो वो होते हैं आपके एकोमोडेशन ट्रांजैक्शन। और यदि उनसे कमी आ जाती है तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको क्या कहा जाता है, वही यहाँ पूछ रहे हैं। अंडर बाय द सेंट्रल बैंक टू कवर डेफिसिट सरप्लस इन द ऑटोनोमस आइटम्स। ऑटोनोमस आइटम जो होते हैं इनको कम करने के लिए, इनको कवर करने के लिए कौन से ट्रांजैक्शन किए जाते हैं? तो ऑटोनोमस नहीं, ये हो जाएंगे आपको अकोमोडेटिंग। अकोमोडेटिंग आपका पहला ही आंसर, पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज। तो रियल फ्लो को और क्या कहते हैं? फिजिकल फ्लो, नॉमिनल फ्लो या फाइनेंशियल फ्लो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, फिजिकल फ्लो कहते हैं, क्योंकि इसमें गुड्स और फैक्टर सर्विस की बातें होती हैं। ट्रांसफर इनकम इज इनकम रिसीव्ड। तो ट्रांसफर इनकम कौन सी होती है जिसको रिसीव्ड किया जाता है? फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस दे रहे हैं उसके बदले में जो इनकम हुई है वो, या विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव सर्विस, या फॉर डोमेस्टिक ट्रेडरी, या थ्रू इलीगल एक्टिविटी। तो सही ऑप्शन आपका बी होगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ? बी, विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिविटी सर्विस। आपने कोई सर्विस नहीं दी और आपको क्या हो गया है? इनकम रिसीव्ड हो गई है, उसको आप ट्रांसफर इनकम कहते हैं। जैसे स्कॉलरशिप, आपने कोई सर्विस नहीं दी लेकिन आपको इनकम हो जाती है। ओल्ड एज पेंशन वो भी इसी में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम इज इक्वल टू। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? डोमेस्टिक फैक्टर इनकम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, या नेशनल इनकम प्लस NFIA। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम की बात हो रही है। तो नेशनल इनकम में जब आप
NFIA ऐड कर दोगे तो नेशनल इनकम तो खुद ही नेशनल इनकम है, उसमें तो ये हटना चाहिए। या GDP MP में NIT माइनस कर दोगे तो ये FC हो जाएगा, GDP FC। और यही ये पूछ रहे हैं डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, बट इन्होंने ग्रोस या नेट नहीं बोला। या फिर वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट, तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? देखिए यहाँ पर इन्होंने वेजेस रेंट इंटरेस्ट तो कहा है, लेकिन डोमेस्टिक फैक्टर इनकम जो होती है वो होती है आपकी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या है? जो उनको सैलरी वेजेस मिल रही है या कुछ और आप उनको कुछ मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है वो। और ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट ये सभी आ जाते हैं। और मिक्स्ड इनकम क्या होता है? देखिए आप एम्प्लॉय तो यहाँ आ गई, ऑपरेटिंग सरप्लस में यहाँ आ गया रेंट रॉयल्टी और आपका इंटरेस्ट। अब बचता है आपका वे लोग जैसे मोची हैं, वो कोबलर या वेंडर है जो ठेला लगाते हैं, उनकी इनकम भी तो जुड़नी चाहिए, उनको मिक्स्ड इनकम में शामिल कर लिया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। ए ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ऑप्शन ए डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। While estimating national income by expenditure method, which of the following excluded? आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? एक्सपेंडिचर मेथड, उससे नेशनल इनकम को देख रहे हैं। तो आप क्या नहीं लोगे? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं लोगे, या एक्सपेंडिचर और ओन इंटरमीडिएट गुड्स पर नहीं लोगे, या नेट एक्सपोर्ट, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन? तो देखिए इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। क्या सही होगा? ऑप्शन बी। जो इंटरमीडिएट गुड्स पर आपने खर्चा किया है उसको नहीं लेते, फाइनल गुड्स पर क्या खर्चा हुआ है उसी को लेते हैं। और अगर आप इसको ले लेते हैं तो ये एक समस्या बन जाती है, एक प्रॉब्लम बन जाती है, जिसको बोलते हैं डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। फेक मनी इज मनी दैट, प्रादिष्ट मुद्रा वह मुद्रा है जो स्वर्ण भंडार द्वारा समर्थित हो, सरकार के आदेश के द्वारा जारी की गई हो, केवल वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाती है, केवल प्राचीन काल में उपयोग की जाती है। तो सही ऑप्शन जो होगा आपका वो होगा बी, इशूड बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। इशूड बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट उसको बोलते हैं फेट मनी। तो फीएट, जो फीएट मनी होती है, फीएट मनी की विशेषताएं क्या होती हैं? यह सरकार द्वारा अधिकृत होती है, जिसका अर्थ है कि कानून किसी भी देश के भीतर लेन देन, कर, टैक्स चुकाने और ऋण को निपटाने के लिए स्वीकार किया जाने वाला अनिवार्य है। जैसे हमारे देश में बात करें तो रुपया, अगर हमारे देश की बात करें तो रुपया, अमेरिका की बात करें तो अमेरिकी डॉलर, और यूरो, जापानी येन, ये सब क्या है? ये सब फिएट मनी ही होती हैं। ठीक है, जिसके इसमें बदले में क्या होता है? सरकार गारंटी देती है कि मैं इतने रुपए देने के लिए तैयार हूं। द मल्टीपुलर इफेक्ट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड्स ऑन, जो मल्टीपुलर इफेक्ट होता है वो क्या होता है? बैंक रेट पर होता है, या LRR, या मार्जिन रिक्वायरमेंट, या बजटरी डेफिसिट? साख सर्जन का गुणक प्रभाव किस पर निर्भर करता है? अगर साख सर्जन हो रहा है तो उसका गुणक किस पर निर्भर करेगा? बैंक दर पर, कानूनी आरक्षित अनुपात पर, मार्जिन आवश्यकताएं पर, या बजटीय घाटे पर? तो सही ऑप्शन यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन बी, LRR, लीगल रिजर्व रेशियो, मल्टीपल इफेक्ट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो कंजप्शन का स्लोप है वो APC के द्वारा,
रिप्रेजेंटेड किया जाता है, एमपीसी, एपीएस या एमपीएस। सही ऑप्शन होगा आपका बी, एमपीसी, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। If investment increased by 100 crore and MPC 0.5, income will be increased by, तो इन्वेस्टमेंट कितना है, 100 है, 100 करोड़, और एमपीसी क्या है, 0.5, तो वाई कितना इंक्रीज हो जाएगा। इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 100 करोड़ एंड एमपीसी 0.5, इनकम विल बी इंक्रीज बाय, तो इनकम कितने से बढ़ जाती है, देखिए अगर बात करें मल्टीप्लर के की, तो के की वैल्यू होती है 1/1 माइनस एमपीसी। अब यहाँ एमपीसी 1 माइनस करोगे तो हाफ, और हाफ को डिवाइड करोगे अब 0.2 से, तो 2 आ जाएगा। अब के तो है 2, अब दूसरा फॉर्मूला क्या लगा देंगे आप, दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं कि के इज इक्वल टू डिफरेंस इन इनकम अपॉन डिफरेंस इन इन्वेस्टमेंट, तो उससे आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 200 करोड़। 200 करोड़ आपका इनकम हो जाएगी, क्योंकि 100 करोड़ आपका इन्वेस्टमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन होती है जहां पर जीरो एम्प्लॉयमेंट होता है, कोई नो वॉलेंटियर अनएम्प्लॉयमेंट होता है, नो नो इन्वेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, या ओनली स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, नो इन्वेंटरी इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का अर्थ है कि जब कोई अनैच्छिक बेरोजगारी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी डेफिसिट इज कैलकुलेटेड इज, प्राइमरी डेफिसिट इज कैलकुलेटेड एज, तो प्राइमरी डेफिसिट जो होती है उसका फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट, पहले फिजिकल डेफिसिट निकालो, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ऑप्शन आपका ए ही सही होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड ओनली, तो अगर ट्रेड की बात करें तो ट्रेड में केवल विजिबल आइटम्स आते हैं, क्या आते हैं, विजिबल आइटम्स। सर्कुलर फ्लो इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी, तो इसमें थ्री सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलेशन फ्लो होता है, हाउस होल्ड फर्म और फॉरेन सेक्टर में होता है, या हाउस होल्ड फर्म और गवर्नमेंट में होता है, या फिर हाउस होल्ड फर्म और फाइनेंशियल मार्केट में होता है, या फर्म गवर्नमेंट फॉरेन सेक्टर। सही आंसर होगा आपका हाउस होल्ड फर्म और गवर्नमेंट। कंज्यूमर गुड्स आर गुड्स दैट, कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स वे गुड्स होते हैं जो सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली। मार्केट प्राइस इज कैलकुलेटेड एज, तो मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जब फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देते हैं, बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन सही है। जब एनआईटी आप ऐड कर देंगे फैक्टर इनकम में, तो ये हो जाता है आपका नेट, ये हो जाता है आपका मार्केट प्राइस एमपी। अगर आपको एमपी से एमपी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एफसी में, एफसी में आपको क्या करना पड़ेगा, एफसी में इनडायरेक्ट टैक्स, वो भी नेट वाला, वो आपको ऐड करना पड़ेगा। मैच करना है एनएनपी एफसी, जीडीपी एमपी, ग्रोस डोमेस्टिक डोमेस्टिक प्रोडक्ट एमपी, एमपी खुद ही दिखाई दे रहा है दूसरा, और एनएनपी एफसी नेशनल इनकम को कहते हैं।
ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट? ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। पिताई मुद्रा फिड्यूशरी मनी किस पर आधारित होती है? तो ये होती है ट्रस्ट बिटवीन पेपर एंड पे। पेयर होता है और पे होता है, दोनों के ट्रस्ट पर ये डिपेंड होती है। रेपो रेट इज द रेट एट विच। रेपो रेट अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको, तो रेपो रेट किसका एग्जांपल है? तो ये है आपका कॉमर्शियल बैंक बोरो करता है फ्रॉम सेंट्रल बैंक से, वो भी क्या, शॉर्ट टर्म के लिए। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम होता है एस जब जीरो हो जाता है, जब सेविंग क्या होती है, जीरो हो जाती है। ऑप्शन आपका, ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। ठीक है, एस इजिकल टू जीरो हो जाता है, इसको ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम कहते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लर की क्या होती है? तो देखिए मिनिमम जो वैल्यू होती है मल्टीप्लर की वो हमेशा वन होती है। क्या होती है? वन होती है। ऑप्शन आपका बी सही होगा। डिफ्लेशनरी गैप कैन बी क्रिएटेड बाय। तो क्रिएटेड बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को करेक्टेड बाय सही कैसे होगा? डिफ्लेशनरी गैप कैसे होगा ये? जब आप पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा दोगे। नेक्स्ट, रेवेन्यू रिसीट इंक्लूड। रेवेन्यू रिसीट में क्या इंक्लूड होता है? तो इसमें इंक्लूड होता है आपका रेवेन्यू टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। चाहे टैक्स की रेवेन्यू हो या नॉन टैक्स रेवेन्यू हो, ये होता है रेवेन्यू रिसीट में। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम हिस्टोरिकल मेंटेन अंडर। तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम बार्टन वुड सिस्टम है, फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग है। तो देखिए इसका मैंने बताया था आपका ए करेक्ट होगा। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को पैक्ड भी बोलते हैं और आपका बर्टन वुड सिस्टम भी। यूनिलेटरल ट्रांसफर आर इंक्लूडेड करंट अकाउंट ऑफ बीओपी, कैपिटल अकाउंट ऑफ बीपी, ट्रेड अकाउंट ओनली एक्सक्लूडेड फ्रॉम बीओपी। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। करंट अकाउंट में आपके यूनिलेटरल ट्रांसफर को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड अ बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर देन नॉमिनल जीडीपी बिकॉज। रियल जीडीपी जो होता है आपका, वो कंसीडर्ड होता है बेटर इंडिकेटर किसका? ऑप्शन आपका क्या सही होगा? इट अफेक्टेड बाय द चेंज इन द प्राइस लेवल, नो। इट रिफ्लेक्ट द चेंज इन द एक्चुअल प्रोडक्शन, बिल्कुल। अगर एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस में चेंज हो जाता है तो उससे क्या होगा? आपका रियल जीडीपी बेटर इंडिकेटर उसको माना जाता है। कैपिटल गुड्स आर गुड्स, capital goods are those goods which are used to immediately in production. Capital goods, तो capital goods क्या होता है? Help in the production of other goods over many years. ऑप्शन आपका बी सही होगा। जो प्रोडक्शन यूनिट में कई कई साल तक यूज किए जाते हैं उनको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री एक्सक्लूड। तो डोमेस्टिक कंट्री में, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या नहीं आता है? एम्बेसी ऑफ द फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन द कंट्री। एम्बेसी है तो दूसरे देश की, लेकिन सिचुएशन सिचुएटेड कहाँ है? हमारी कंट्री में ही।
तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा, इसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द इनकम मेथड। इनकम मेथड में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय लिया जाता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या आता है, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ऑपरेटिंग सरप्लस में देखिए, ऑपरेटिंग सरप्लस तो होता है रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, और कंपनसेशन एम्प्लॉय में आता है वेजेस, सैलरी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन द सोशल सिक्योरिटी। ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा यहाँ, ऑप्शन ए, पहले का दूसरा और दूसरे का पहला। मनी सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, स्टॉक कॉन्सेप्ट, बोथ, इनकम एंड फ्लो, या कुछ नहीं। तो ये होगा आपका बी, स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है कि एक समय में आपके पास कितनी मनी है। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट विच, देखिए रिवर्स की रेपो रेट की बात हो रही है, तो रिवर्स रेपो रेट क्या है, सेंट्रल बैंक जब उधार लेता है कॉमर्शियल बैंक से। तो ऑप्शन आपका ए ही सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। जब सेंट्रल बैंक उधार लेता है कॉमर्शियल बैंक से। मार्जिन प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूमर किसी लाई बिटवीन, किसके बीच में पड़ता है, 0 से 1 के बीच में, या 1 के बीच में। तो मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपका ऑप्शन ए ही सही होगा, 0 से 1 के बीच में होता है। एक्स आंटे सेविंग जब ज्यादा हो जाती है एक्स आंट इन्वेस्टमेंट से, तो इसको क्या कहेंगे, नेशनल इनकम टेंड्स टू राइज या नेशनल इनकम टेंड्स टू फॉल। तो यहाँ पर जब सेविंग ज्यादा हो जाती है इन्वेस्टमेंट से, तो इसको बोलते हैं आपकी नेशनल इनकम क्या हो जाती है, टेंड्स टू फॉल, राष्ट्रीय आय घटने लगती है जब आपकी प्रत्याशित बचत ज्यादा हो जाती है इन्वेस्ट से। इन्वेंट इन्फ्लेशनरी गैप मेजर एक्सिस ऑफ एग्रीगेट डिमांड ओवर एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट, या डेफिसिट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, या राइज इन द प्राइस ओनली, या बजटरी डेफिसिट। सही ऑप्शन होगा आपका ए ही होगा, एक्सिस ऑफ द एग्रीगेट डिमांड, जब डिमांड ज्यादा हो जाती है, जब डिमांड ज्यादा हो जाती है किससे, सप्लाई से, तो उसको इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, पेमेंट ऑफ सैलरी, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। देखिए परचेज ऑफ लैंड बिल्डिंग यही क्या होगा आपका, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मीन्स क्या होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी ड्यू टू मार्केट फोर्स, या डेलिबरेट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट, फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी को ध्यान में रखते हुए जब गवर्नमेंट डोमेस्टिक करेंसी में कैलिब्रेट कर देती है, रिडक्शन कर देती है जानबूझकर वो भी, तो उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट इन बीओपी इंक्लूड, तो कैपिटल अकाउंट में क्या आता है आपका, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड लैंड एंड लोन्स, या शिपिंग सर्विस, या यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन। तो सही ऑप्शन होगा आपका बी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स। एक्सटर्नलिटीज रेफर टू, बाह्यताएं क्या होती हैं, बेनिफिट और हार्म्स कॉज्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ अदर विदाउट पेमेंट और पेनल्टी, मतलब किसी गतिविधि द्वारा दूसरे को बिना किसी भुगतान दंड के होने वाले लाभ या हानि, बिल्कुल यही होती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। इन्वेस्टमेंट आर इन्वेंटरीज आर स्टॉक वेरिएबल फ्लो, नाइदर स्टॉक और नॉर फ्लो, ओनली इंटरमीडिएट गुड्स।
तो सही ऑप्शन होगा आपका ए। ये होती है आपकी स्टॉक वेरिएबल कि अब कितने का स्टॉक है। स्टॉक क्या है आपका, एक फिक्स टाइम में ज्ञात किया जाता है। पर्सनल डिस्पोजल इनकम इज, पर्सनल डिस्पोजल इनकम, पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस एंड मिसलेनियस फाइन्स। ऑप्शन ए ही करेक्ट है। पर्सनल डिस्पोजल इनकम क्या होता है आपका, पर्सनल इनकम में से जब आप कम कर देते हैं पर्सनल डायरेक्ट टैक्स और उसमें से माइनस कर देते हैं मिसलेनियस फी या फाइन्स, तो ये आ जाता है आपका पर्सनल डिस्पोजल इनकम। जीडीपी डेफिलेटर इज कैलकुलेटेड, जीडीपी डेफिलेटर नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। नॉर्मल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, ये क्या होता है आपका, ये आपका जीडीपी डेफिलेटर होता है। नियर मनी इंक्लूड्स पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, ट्रेजरी ऑफ बिल, नियर मनी डिमांड डिपॉजिट या गुड्स कॉइन्स। सही ऑप्शन होगा आपका बी, ट्रेजरी बिल और बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल और बॉन्ड्स। नेक्स्ट है बैलेंस बजट मल्टीप्लर इज ऑलवेज इक्वल टू, बैलेंस बजट मल्टीप्लर हमेशा क्या होता है, जीरो के बराबर, एक के, इनफाइनिटी या लेस देन जीरो। सही आंसर होगा आपके 1 के। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चंस, कैसे लगे आप इनको कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए क्लास में, जब तक तैयारी अपनी जारी रखिए। टेक केयर, बाय बाय।